आज की हम जो क्लास है उसमें मैकियावली को ही पढ़ रहे हैं और मैकियावली में एक महत्वपूर्ण जो एक चैप्टर जो हमारा है वो है मैकियावली आधुनिक युग की राजनीति का जनक। आधुनिक राजनीति का जनक या वो आधुनिक युग का जनक या अपने युग का शिशु था, वो हम इसमें पढ़ रहे हैं। मैकियावली से पहले को यदि हम देखें तो ये वो काल था जब राजनीति अस्पष्ट थी। राजा पर धर्म का, पोप का, धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण हुआ करता था और ये उस कालखंड में यथार्थवादी राजनीति की बजाय आदर्शवादी राजनीति चल रही थी। मैकियावली के प्रवेश के साथ ही जब वह फ्लोरेंस की राजनीति में आया, तब से उसने इस राजनीति में एक जो बदलाव किया, इसीलिए कहा जाता है कि वह आधुनिक राजनीति का जनक था, या वो आधुनिक युग का जनक था, या वह अपने युग का शिशु था। और उसको हम कुछ बिंदुओं में इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक पहली बात तो वह राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक था। दूसरा, वह राज्य की आधुनिक स्थिति का उसने निरूपण किया, उसने बदलाव करने की कोशिश की। तीसरी बात, वह राज्य की प्रभु सत्ता का पोषक था। चौथी जो बात थी वो ये थी कि उसने राजनीति का धर्म एवं नैतिकता से पृथक्करण कर दिया। पांचवी बात, शक्तिशाली राजनीति, शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता रहा। छठी बात, व्यक्तिवाद का समर्थक था। भौतिकवादी और उपयोगितावादी के प्रवर्तक रहा। संघ राज्य का प्रथम विचारक और आधुनिक अध्ययन पद्धति का समर्थक। ये कुछ ऐसी जो बातें थी वो उसने
उसके आधार पर हम उसको कह सकते हैं कि वह आधुनिक राजनीति का जनक रहा है। राष्ट्रीय राज्य, ये उस समय इटली कई राज्यों में विभक्त हो चुका था, छोटे छोटे उसका, और वो काल, उस काल में जो स्थितियां थी वो बड़ी विकट थी, और उस काल में इसने अपने प्रिंस और डिस्कोर्सेस के माध्यम से जो विचार दिया था कि वह एक संगठित और एकीकृत इटली चाहता था, और उसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना की, उसका विश्लेषण किया, और इस राजनीतिक सावयव की धारणा का जो उसने निरूपण किया, इसीलिए कह सकते हैं कि वह राष्ट्रीय राज्य का एक संदेशवाहक हमारे सामने आता है। दूसरी बात, राज्य की आधुनिक स्थिति। यहां अब तक जो राज्य है वो एक तरह से पोप का नियंत्रण, धर्म का नियंत्रण, चर्च का नियंत्रण, ऐसी स्थितियां थी। लेकिन इसने राज्य को एक लक्ष्य, राज्य क्या है? एक लक्ष्य है, एक साध्य है। व्यक्ति इस लक्ष्य और इस साध्य को प्राप्त करने के साधन है। राज्य के लिए वह, चूंकि ये सर्वाधिकारवादी जो राज्य की अवधारणा है, बाद में जो नाजीवादी और फासिस्ट राजनीति आई, तो ये चाहता था कि एक ऐसा राज्य शक्तिशाली बने, और राज्य का जो राज्य का लक्ष्य, राज्य का साध्य व्यक्ति का विकास है, तो व्यक्ति राज्य के विकास के लिए काम करे और राज्य से बाहर नहीं जाए। राज्य को एक सर्वोपरि संस्था के रूप में उसने निरूपित किया, और वह चाहता था कि राज्य के अंदर ही जो अन्य संगठन है वह फल फूल सकते हैं, राज्य से बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए वह इसको इसीलिए कहा जाता है कि वह राज्य को आधुनिक जो उसको बनाया, राज्य की जो आधुनिक स्थिति, वो राज्य को ताकतवर, वह इसने बनाया। फिर है राज्य की प्रभु सत्ता। राज्य सोवरेन है, राज्य सर्वोच्च है। जो विचार आपके जीन बोंदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन ने दिए, बाद में हॉब्स ने भी इसको अपनाया, ऑस्टिन और इसको, और ये चाहते थे कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करे, और राज्य की ताकत उसकी सर्वोच्चता में ही निहित है। राज्य यदि प्रभु हो, सत्ता पूर्ण होगा, अन्य संगठन उसके अधीन होंगे, तभी राज्य का भली भांति विकास हो पाएगा। फिर आता है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। जब हमने मैकियावली की ये अवधारणा पढ़ी थी धर्म और नैतिकता की, उसमें हमने स्पष्ट इसको अच्छी तरह से कर दिया था कि ये एक ऐसा विचारक था जिसने यहां वह धर्म और नैतिकता के प्रति उदासीनता, इससे पहले जो आदर्शवादी विचारधाराएं चलती थी वो धर्म और नैतिकता को राज्य के ऊपर प्रधान स्थिति में लाती है, लेकिन यहां पर उसने राजनीति को एक अलग विषय बना दिया, धर्म बिल्कुल अलग कर दिया, और वह धर्म और नैतिकता से उदासीन रहकर राज्य वो सब काम करे जो उसको करने चाहिए और सर्वोच्च है। चूंकि वह इहलौकिक, जब हम आगे उसकी बात भी करेंगे, तो वही है कि यहां इस लोक में, भौतिकवादी युग, इसमें राज्य सर्वोच्च है और उसका धर्म और नैतिकता से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। राजा को धर्म अपने क्षेत्र में काम करे, राजा अपने क्षेत्र में, और राजा के नियंत्रण में ही धर्म काम करे, तब ये राज्य शक्तिशाली होकर, सर्वोच्च होकर वह काम कर पाएगा। एक फिर उसने अवधारणा जो दी थी पावर पॉलिटिक्स की, शक्तिवादी राजनीति की, वह इसी से संदर्भ जुड़ी हुई है कि
जो केंद्रीय सत्ता है वो सर्वोच्च होनी चाहिए। और जब केंद्रीय सत्ता सर्वोच्च होगी और इसलिए राजा को चाहिए कि वह शक्ति प्राप्त करे। यहां पावर, शक्ति, अब यह शक्ति प्राप्त करना, शक्ति बनाए रखना और शक्ति का विस्तार करना। उससे पहले ये राज्य वो धर्म के नियंत्रण में काम करते थे, तो शक्तिवादी राजनीति काम नहीं करती थी। लेकिन यहां पर उसने शक्तिवादी राजनीति की अवधारणा हमारे सामने रखी कि ये जो राज्य है वो आपके पावर, राज्य में पावर आए, राज्य सर्वोच्च बने, ये उसकी बात थी। फिर है व्यक्तिवाद का उसने समर्थन किया। वह चाहता था कि राज्य व्यक्ति के जीवन में कम से कम दखल करे। व्यक्तिवाद, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, लेसाज फेयर, व्यक्ति निजी क्षेत्र में। और उसने इसके संदर्भ में कहा भी था कि राजा को चाहिए वह व्यक्ति की संपत्तियों को नहीं छीने, यानी व्यक्ति अपने विकास के लिए जो काम करता है, व्यापार करता है, वाणिज्य कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो धन कमा रहा है, तो राजा को उसके धन को नहीं छीनना चाहिए। वह अपना विकास स्वतंत्र रूप से करेगा। तो इस जिसके कारण क्या है कि राज्य का भी विकास होगा। जब वह उसके पास पैसा होगा तो वो राज्य के विकास में भी कहीं न कहीं सहयोग करेगा। और राजा को किसी भी सूरत में व्यक्ति की संपत्ति का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति की संपत्ति को छीना जाता है, लूटा जाता है, उसका अपहरण किया जाता है, तो वह राज्य लंबा नहीं चलेगा। फिर आता है भौतिकवादी और उपयोगितावादी का प्रश्न। भौतिकवाद, उससे पहले जो विचारक आए उन्होंने परलोक की बात कही, परलोक सुधारने की बात कही कि व्यक्ति जब इस लोक से चला जाएगा तो उसको पाप जो किए हैं उस पापों की मुक्ति और उसकी बात कही। लेकिन यहां वो कहता है कि व्यक्ति का सुख इस लोक में है। यहां जो जी रहा है वो आपके इस जो भौतिकवादी इस युग में है उसकी ज्यादा जरूरत है। परलोक किसने देखा या परलोक में क्या होगा इसकी बात नहीं होना चाहिए। वो सुखवादी संदेश जो उपयोगितावादी विचारक में था, वो ये चाहता था कि जो इस लोक में है वह चाहता था कि राज्य की प्रभुता हो, वह चाहता था कला और सौंदर्य का विकास हो, वह चाहता था कि नारी और मदिराएं, जो मदिरा वगैरह है, ये भोग की वस्तुएं हैं। यहां वो चूंकि उपयोगितावाद, जिससे ज्यादा सुख मिले वो काम करे, इसलिए वह इनका ये कहता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो, सुख प्राप्त करे, व्यक्तियों को सुख की जो है वो कल्पना उसने की थी। और यही भौतिकवादी और उपयोगितावाद की जो बात थी। फिर उसने एक और विचार जो दिया था वो संघ राज्य का प्रथम विचारक था। और इसके लिए उसने इटली के कॉमनवेल्थ, एक संगठन कॉमनवेल्थ बने और उसके अधीन जो केंद्र वहां हो और उस केंद्र के अधीन राज्य वहां विभाजन हो और वहां पर जो सत्ता है वो केंद्रीय सत्ता के अधीन रहकर काम करे। तो वह जो संघ राज्य का एक जो उसने कल्पना की थी, ये भी हमारे इस उसको वह एक तरह से आधुनिक विचारक बनाने के लिए काम आती है। फिर है आधुनिक अध्ययन पद्धति का समर्थन किया और उसने जो अपने अध्ययन में वो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण करना, ऐतिहासिक आधारों की व्याख्या करना, इन सब चीजों की विश्लेषण किया। और इन सब के आधार पर वह इटली का एकीकरण, उसका लक्ष्य क्या था? एकीकरण करना और एकीकरण करके एक संगठित रूप में
एक देश, नए देश के रूप में, एक संगठित देश के रूप में रखना, तो इसलिए उसको एक देशभक्त भी कहा जाता है। इटली का एक देशभक्त विचारक भी था, जो टुकड़ों टुकड़ों में खंडित जो व्यवस्थाएं थी उसको संगठित करके और एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्रीय राज्य जो हमने पहली बात कही थी, वह जब उसने इस प्रकार की दिया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैकियावेली वह आधुनिक राजनीति का जनक, आधुनिक युग का शिशु, या आधुनिक युग, उसकी शुरुआत जो है वो मैकियावेली से होती। मैकियावेली यथार्थवादी राजनीति की होने के कारण वह हमारा एक मध्यकालीन राजनीति में एक बदलाव जो शुरुआत हुई, जो बाद के जो विचारक थे उनमें भी इनको देखने को मिली। और इस यहीं पर हम इसकी जो हमारा आज का चैप्टर है मैकियावेली, लगभग मेरा मैकियावेली काफी समाप्त हो चुका है। मैकियावेली के खास खास पॉइंट्स को हमने कवर कर चुके हैं, और मैकियावेली हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहूंगा कि छात्र इसको थोड़ा ठीक ढंग से इस पर गौर करें और उसके जो विचार है उनको पढ़े, ताकि वो यथार्थवादी राजनीति को अच्छी तरह से समझ सके। थैंक यू।